हम CM1 का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 5 विच इज इंटरेस्ट रेट्स ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक आता है दैट इज नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको लग रहा होगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब तो वही रहेगा कि एक पीरियड का रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो एक पीरियड जो क्या हो सकता है, वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली कुछ भी हो सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को समझने के लिए। मान लो मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। मुझे बोला गया जी इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपको 10% पर एनम का। इसका मतलब मुझे ये प्रॉमिस किया गया कि एक साल के बाद 10,000 मेरे और 1,000 रुपया मेरा इंटरेस्ट का, यानी कि 11,000 वापस मिलेंगे, ठीक है। मैं 10,000 को आगे भी कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो इस 10,000 को फॉर द टाइम बीइंग मैं भूल जाता हूँ। मतलब एक साल के एंड पे मुझे वो 1,000 रुपया इंटरेस्ट देंगे। मैंने ये कहा जी मेरी जो आगे कमिटमेंट है ना वो एक साल के बाद की नहीं है, मेरी कमिटमेंट ना आगे हाफ ईयरली है। तो इज़ इट पॉसिबल कि आप मुझे हाफ ईयर पे 500, 1 ईयर पे 500, इन टोटल तो आपकी जेब से 1,000 ही जाएंगे, तो आप मुझे क्या 1,000 रुपये ऐसे दे सकते हैं? उन्होंने बोला नहीं दे सकते। मैंने पूछा मैं अगर आपके पास 200 का नोट लेके आता हूँ या 100 का नोट लेके आता हूँ और बोलता हूँ 2 50-50 के नोट देते हो तो दे देते हो ना? कहते दे देते हैं। तो मैंने कहा और मैं क्या मांग रहा हूँ, अपने ही 1,000 रुपये को मैं 2 पार्ट से मांग रहा हूँ कि मुझे 500-500 2 बार दे दो। कहते देखिए सर, अगर सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बोलते ना कि 1,000 के नोट के बदले, चलो 1,000 का नोट तो खैर आता नहीं है, ठीक है, 500-500 के 2 नोट हमें दे दो 1,000 रुपये के बदले। अगर मान लो 1,000 का नोट आता होता, ठीक है, तो हम दे देते। बट आप हमसे 6 महीने पहले पैसे मांग रहे हैं, तो अगर हम 6 महीने पहले आपको 500 रुपये दे देते हैं तो इस 6 महीने का जो इंटरेस्ट है वो हमें लॉस होगा। तो हो सकता है, हमें क्या भरोसा कि आप 500 रुपये हमसे लेके जाएं और हमारे ही बैंक में किसी दूसरे नाम से जो आपकी फैमिली मेंबर का अकाउंट हो, उस फैमिली मेंबर के अकाउंट में आप 500 जमा करवा दें और पता लगे हम 5% आपको इंटरेस्ट हाफ ईयरली देने को तैयार हो गए हैं, तो इससे आप 500 का 525 यहाँ कमा लें, यानी कि हमारी जेब से तो 1,000 की जगह 1,025 चला गया ना। तो इसलिए हम आपको नहीं दे सकते। मैंने कहा जी मेरी रिक्वायरमेंट तो अभी भी, मैं कह रहा हूँ कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, वो रिक्वायरमेंट मेरी अभी भी हाफ ईयरली है। तो मुझे कहा गया कि अगर आप हाफ ईयरली लेना चाहते हैं तो हमने देना था आपको 10% पर एनम का, यानी कि हम आपको देने वाले थे 1,000 रुपये यहाँ पे। अगर आप चाहें तो हमसे 488 रुपीज़ यहाँ और 488 रुपीज़ यहाँ ले सकते हैं। मैंने कहा इससे तो मुझे क्या मिला, इससे तो मुझे 976 रुपीज़ मिले, तो 10% थोड़ी मिला, मुझे तो 9.76% मिला। आप तो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो, ठीक है, कि मुझे, आपको पता है कि मुझे हाफ ईयरली अमाउंट चाहिए, इसलिए आप जो है उसको रिड्यूस कर रहे हो। कहते नहीं सर, हम आपके साथ कोई चीटिंग नहीं करें, कोई बेईमानी नहीं हो रही। अगर हम ये मान के चलें कि ये 488 रुपीज़ हमने आपको कितना प्रॉमिस किया, 4.88% पर हाफ ईयर प्रॉमिस किया हमने। ये 488 रुपीज़ आप हमारे पास आके 4.88% पे 1 हाफ ईयर के लिए, क्योंकि ये इंटरेस्ट हाफ ईयरली है इसलिए पावर 1 लिखा मैंने, क्योंकि पावर में हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स लिखते हैं। तो अगर आप ये 488 रुपीज़ हमारे पास ही आके 4.88% पे 1 हाफ ईयर के लिए डिपॉजिट कर देते हैं तो आपको इसके मिलेंगे 512 रुपीज़। फिर 488 हम आपको यहाँ पे साल के एंड पे फिर से देंगे। आपको कितने मिले, 1,000। हमने प्रॉमिस क्या किया था, 1,000, यानी जो हमने प्रॉमिस किया था वही हम दे रहे हैं, हम आपके साथ कोई चीटिंग नहीं कर रहे। मैंने कहा ये तो वही बात होगी ना कि जब आपको पता है कि मुझे हाफ ईयरली चाहिए और आप मुझे बोल रहे हो कि जी हाफ ईयर के बाद, मतलब ये जो मुझे 488 रुपीज़ दोगे ये मैं आपके पास डिपॉजिट करा दूँ। अगर डिपॉजिट ही कराने होते तो मैं वापस ही क्यों मांगता,
अगर डिपॉजिट ही करवाने होते तो मैं लेता ही क्यों आपसे। तो बैंक कहता है जी देखो, अगर आप कोई पैसा इस्तेमाल करते हो हमारा तो उसकी कॉस्ट तो आपको बेयर करनी पड़ेगी। तो अगर 488 हमारे पास आप डिपॉजिट नहीं करते तो इन टोटल आपका जो 24 रुपये का इंटरेस्ट उसके ऊपर बनता है वो आपका अमाउंट में से रिड्यूस होना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10% पर एनम देना होता, यानी कि 1000 रुपये पर एनम देना होता, तो उसके बदले में अगर कोई हाफ ईयरली लेना चाहता है तो वो 488 रुपीज़ हाफ ईयरली या 4.88% पर हाफ ईयर इफेक्टिव ले सकता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 10% पर एनम इज इक्वल टू या इज इक्वल टू 4.88% पर हाफ ईयर। यानी कि 4.88% क्या हुआ, 4.88% is the effective rate of interest, is the effective rate of interest per half year, effective rate of interest per half year हो गया है। ठीक है, चलिए ये बात तो समझ आ गई, मैं मान भी गया इस बात के लिए। मैंने कहा मान लो मैं आपको ये कहूँ जी मुझे हाफ ईयरली नहीं, मुझे क्वार्टरली इंटरेस्ट चाहिए है, तो आप क्या करोगे। कहते हैं हम आपको 2.41% पर क्वार्टर का देंगे। मतलब आप मुझे 2.41% यहाँ दोगे, 241 रुपीज़ यहाँ दोगे, फिर 241 यहाँ दोगे, 241 यहाँ दोगे, 241 यहाँ दोगे, यानी मिला के मुझे आप 964 या 9.64% दोगे। ठीक है, मैंने कहा इसमें तो और कम कर दोगे। कहते जितनी ज़्यादा बार आप इंटरेस्ट लोगे उतना आपको कम मिलेगा, क्योंकि आप उतनी ज़्यादा बार हमारा पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी। तो मैंने कहा अगर मंथली लूँ तो, कहते मंथली भी हम आपको बता देते हैं कितना देंगे। मैंने कहा चलो छोड़ो हाफ ईयरली क्वार्टरली मंथली छोड़ो, मैं इन जनरल बात करता हूँ कि हो सकता है घर जाके मेरा ये दिल करे जी मैं साल में 6 बार चाहता हूँ इंटरेस्ट, मैं साल में 5 बार चाहता हूँ, हर 73 डेज़ के बाद मुझे इंटरेस्ट चाहिए। वो तो मेरी मर्जी है, मेरे पैसे हैं, मैं कुछ भी चाह सकता हूँ। कहते सर सीधा सा रूल है, हम आपको 1 + j⁻m इज इक्वल टू 1 + i के रिलेशन से पैसे देते हैं। i क्या है, इंटरेस्ट पर एनम जो कि बैंक देना चाहता है, ठीक है, जो गिवन रेट है। m है नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज पेबल, यानी आप कितनी बार लेना चाहते हैं। एंड इससे जो j निकल के आएगा वो निकल के आएगा पर पीरियड का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, पर पीरियड का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैंने कहा इसका मतलब जब आप आई मुझे 10% दे रहे थे तो अगर मैं क्वार्टरली चाहूँ तो रेट कैसे निकलेगा, वो कहते हैं 1 + j⁴ इज इक्वल टू 1.10। j जो आप चाहते हैं, 4 जितनी बार आप चाहते हैं, 1.10 यानी 1 प्लस वो रेट जो हम आपको देना चाहते हैं। तो 1 + j इज इक्वल टू 1.10 रेज़ टू पावर 1/4 हो गया। इससे हमारी j की वैल्यू 0.0241 यानी कि 2.41% पर क्वार्टर निकल आएगी। तो मैंने कहा अगर मंथली चाहूँ तो, कहते कोई दिक्कत नहीं है, हम 1 + j⁻12 करके 1.10 का इक्वेट करेंगे एंड इससे हम j की वैल्यू निकालेंगे, वो आपका पर मंथ का रेट निकल आएगा। तो इन जनरल हमारे पास क्या फॉर्मूला हो गया, 1 + j⁻m इज इक्वल टू 1 + i। अगेन इसमें i क्या है, जो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, m क्या है जितनी बार आप लेना चाहते हैं, j क्या है जितनी बार आप जो पर पीरियड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मिलने वाला है। चलिए इसके बेस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल 1 पढ़िए एक बार। एग्जाम्पल 1, कैलकुलेट द इफेक्टिव मंथली रेट फॉर 12% पर एनम इफेक्टिव। यानी अब आपको आई दिया है 12% और आप क्या निकालना चाहते हैं, मंथली। तो 1 + j क्या करेंगे, 1 + j⁻12 इज इक्वल टू 1.12। इससे आप j की वैल्यू निकाल लेंगे। क्वार्टरली रेट निकालना है तो 1 प्लस जो बी पार्ट के लिए क्या करोगे, ये ए पार्ट था, बी पार्ट के लिए क्या करोगे, 1 + j⁴ इज इक्वल टू 1.13। इसको सॉल्व करके आप j निकाल लोगे। एक ये टर्म पढ़िए, बाय एनुअल रेट।
बाय एनुअल रेट। अब ये बाय एनुअल रेट क्या होता है? देखो, साल में 2 बार मिलता है तो हम बोलते हैं हाफ ईयरली मिल रहा है, साल में 4 बार मिलता है हम बोलते हैं क्वार्टरली मिल रहा है। अगर 2 साल में 1 बार इंटरेस्ट मिल रहा हो, यानी वंस इन 2 ईयर्स अगर इंटरेस्ट आपको मिल रहा हो, तो हम इसको बाय एनुअल बोलते हैं। अगर बाय एनुअल हुआ तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 साल में 1 बार। जब 2 साल में 1 बार तो 1 साल में कितनी बार? जब 2 साल में 1 बार तो 1 साल में कितनी बार? हाफ टाइम्स। ठीक है, तो हमारा m क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो सपोज 10% साल का होता, 10% साल का होता और आपको मिलना होता बाय एनुअल, यानी साल में 2 साल में 1 बार, तो 1 साल में आधी बार इज इक्वल टू 1.10। तो j की वैल्यू आ रही है 21%, 21% पर 2 ईयर, यानी 2 साल बाद अगर इकट्ठा लोगे तो आपको 10% ना मिलके 21% मिलेगा, क्योंकि देखो 10 का आपका इंटरेस्ट ऐड हो गया तो 10 के ऊपर भी फिर से 10% मिलेगा, तो यानी कि अब आपको नेक्स्ट टाइम 11% मिलेगा। तो इन टोटल आपका कितना हो गया? 21% हो गया। ठीक है, चलिए ये तो हो गया बेसिक तरीका जिसकी हेल्प से हम, अगर हमें एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो और हम मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, बाय एनुअल कुछ भी निकालना चाहें हम निकाल सकते हैं। अब आते हैं सर्टेन नोटेशंस। देखो, जब मैंने जे देखा, जब ये 4.88% पर हाफ ईयर था, तो जब तक हाफ ईयर में नहीं लिखूंगा ना, तब तक देखने वाले को मालूम नहीं चलेगा कि ये जे को देख के कोई नहीं बता सकता। आई को देख के बता सकते हैं कि इट इज़ पर एनम, आई को देख के बता सकते हैं इट इज़ पर एनम, बट जे को देख के नहीं बता सकते कि ये हाफ ईयरली वाला है या क्वार्टरली वाला है या मंथली वाला है, हम नहीं बता सकते। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी नोटेशंस हो जाएं, जिसको देखते ही मालूम चल जाए, जिसके साथ में ये पूरी कथा ना लिखनी पड़े कि ये मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, देखते मालूम चल जाए कि ये कितनी बार साल में मिल रहा है। तो इसके लिए चलिए एक देखते हैं कि किस तरह से हम इसको करेंगे। मान लो इफेक्टिव रेट्स क्या थे? अगर I 10% था पर एनम, तो J की वैल्यू 4.88% पर हाफ ईयर थी, J की वैल्यू 2.41% पर क्वार्टर थी, J की वैल्यू 0.7974% पर मंथ थी। ठीक है, I इज इक्वल टू 10% पर एनम था। अगर 4.88% पर हाफ ईयर मिल रहा है आपको, 4.88% पर हाफ ईयर मिल रहा है, अगर मैं इसका डबल कर दूँ, 4.88% का मैं अगर डबल कर देता हूँ तो हमें क्या मिल जाएगा? 4.88 का डबल 9.76। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमें 9.76% पर एनम मिल रहा है। आपको कैसे हो सकता है? हमें तो 4.88% हाफ ईयर का मिल रहा है, अगर साल का इकट्ठा लेंगे तो हमें 10% मिल रहा है। तो 4.88 के कॉरस्पॉन्डिंग 9.76 तो कुछ भी नहीं है ये वैल्यू। या तो हमें इकट्ठा लेंगे तो 10% मिलेगा, अगर हाफ ईयरली करके लेंगे तो हमें 4.88% मिलेगा। तो 9.76% पर एनम तब मिलेगा अगर मैं साथ में ये लिख दूं 9.76% पर एनम पेबल हाफ ईयरली, यानी अगर आप हाफ ईयरली लेना पसंद करो तो आपको साल का 9.76% मिलेगा। 2.41% का 4 टाइम्स किया मैंने, तो ये आ गया 9.64% पर एनम, मगर इस साथ में मेंशन कर दूं व्हेन पेबल क्वार्टरली, 9.56% पर एनम व्हेन पेबल मंथली। तो फिर से वही कथा मुझे लिखनी पड़ रही है, साथ में क्या? पेबल हाफ ईयरली है, पेबल क्वार्टरली है, पेबल मंथली है। मैं नोटेशन चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यार एक नोटेशन बता दो मुझे। ये साथ में जो लिख रहा हूँ ना मैं कि हाफ ईयरली मिल रहा है, क्वार्टरली मिल रहा है, मंथली मिल रहा है, मैं नहीं लिखना चाहता। तो हमने कहा देखो आई क्या था? जब साल में 1 बार मिलता है, आई के ऊपर ब्रैकेट में 2 लिख दो, तो
तो ये इस नोटेशन बन जाती है, नोटेशन हम लेते हैं कि इट इज आई मीन्स पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2 मीन्स साल में 2 बार डिवाइड होके मिल रहा है। इसको फिर क्या कह दूं, इसको कह देता हूं I4 और इसको कह देता हूं I12। तो फिर इस J को J ना कह के क्या मैं I2/2 कह दूं? I2 का आधा ही तो है ये, ठीक है। इस J को मैं I4/4 कह दूं और इस J को मैं I12/12 कह देता हूँ, इस J को मैं I12/12 कह देता हूँ। तो फिर वही बात आ गई भाई, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, ये तो बोरिंग काम है, ये तो हर कोई लेता है। हम दुनिया में कुछ हटके करना चाहते हैं, ठीक है, और तो कुछ हटके नहीं कर पाए, चलो इंटरेस्ट तो हम हटके ले ही सकते हैं। तो हमने कहा अगर मान लो हम P टाइम्स लेना चाहें, कहते कोई बात नहीं, हम आपको IP का वैल्यू बता देते हैं क्या होगा, मतलब IP क्या होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको P पार्ट्स में डिवाइड होके क्या मिल जाएगा, IP/P मिल जाएगा। अब एक बात बताओ, ये जो I2 है या I4 है या I12 है, ये मिलने वाला है? यस, मिलने वाला नहीं है। ये सिर्फ नाम के लिए, अपने मन को समझाने के लिए कि मुझे एक साल में इतना मिल रहा है। तो इट इज़ बेसिकली द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सिर्फ नाम के लिए है, जो एक्चुअल में मिलने वाला नहीं है, ठीक है। सो IP को फिर मैं क्या कह दूंगा, IP is the nominal rate of interest. IP is the nominal rate of interest per annum when payable कितनी बार, when payable P times in a year। मैं for the sake of simplicity yearly लेके चल रहा हूँ, वैसे in a period होना चाहिए। So IP/P क्या हो जाएगा, IP/P is effective rate of interest per period, effective rate of interest per period when payable P times in a year, when payable P times in a year। तो एक बार में कितना मिलेगा, ठीक है। इफेक्टिव और नॉमिनल का डिफरेंस समझ आ गया। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ पर पीरियड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको एक्चुअल में मिल रहा होता है। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पीरियड व्हेन इट इज स्पेसिफाइड कि हाउ मेनी टाइम्स इंटरेस्ट विल बी गिवन। जैसे I2 है, अगर सिर्फ I है इसका मतलब साल में एक बार मिल रहा है, अगर I2 है तो साल में 2 बार मिल रहा है, I4 है तो साल में 4 बार मिल रहा है और I12 है तो साल में 12 बार मिल रहा है। चलिए अब एक मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जब I मिल रहा था तो 1 रुपए के बदले में हमें 1 साल के एंड पे 1+I मिला। जब हमें हाफ ईयरली I2/2 मिल रहा था, तो जब हमने 1 रुपये इन्वेस्ट किया तो हाफ पीरियड के बाद हमारे पास 1+I2/2 रेज़ टू पावर 1 हो गया। क्योंकि I2/2 एक बार मिलना है तो हमारे पास कितने पैसे हो जाएंगे, 1+I2/2 मिला। अब 1+I2/2 को मैंने री इन्वेस्ट कर दिया तो 1+I2/2 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि I2/2 मुझे एक हाफ ईयर के लिए मिल रहा है और मैं 2 हाफ ईयर के लिए मैं मान रहा हूं कि मैं री इन्वेस्ट कर रहा हूं। I4/4 मिलता है तो 1 क्वार्टर के बाद 1+I4/4 रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा और 1 साल के बाद 1+I4/4 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। 1 साल का मतलब 4 क्वार्टर्स हो गए। अगर I12/12 मिलता है, 0 टाइम पे 1 इन्वेस्ट किया, 1 पीरियड के बाद यानी 1/12 के बाद 1+I12/12 रेज़ टू पावर 1 होगा, जबकि 1 साल के बाद ये इंटरेस्ट 12 बार मिल चुका होगा तो रेज़ टू पावर 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर IP/P मिल रहा होता तो एक पीरियड 1/P का हमें मिलता 1+IP/P रेज़ टू पावर 1, दूसरा पीरियड 2/P के बाद आएगा 1+IP/P रेज़ टू पावर 2, और 1 साल में क्योंकि P पीरियड्स हैं
तो 1 प्लस आई पी बाय पी रेज़ टू पावर पी हो जाएगा। अब इस चीज़ को अगर हम एक बार इसको नज़र दोबारा से डालो, फर्स्ट केस में अगर मैं इसको 1 मान लूँ, इसको मैं 2 मान लूँ, इसको मैं 3 मान लूँ, इसको मैं 4 मान लूँ, मैंने इसको आई पी बाय पी को नहीं माना कुछ भी, तो 1 2 3 4 इन चारों में आपको एक साल के बाद की एक्यूमुलेटेड वैल्यू मालूम चल रही है। इन चारों में आपको एक साल के बाद की 1 रुपये की एक्यूमुलेटेड वैल्यू मालूम चल रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1 2 3 4 में से सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी। यस, क्या जवाब है? हाँ जी, फर्स्ट की। यस, फोर्थ। मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताई थी ये बात कि 1 प्लस जे टू द पावर एम 1 प्लस आई होता है। जे क्या हो गया? आई 2/2 हो गया अगर एनुअल है तो, सॉरी हाफ ईयरली है तो, इज इक्वल टू 1 प्लस आई होगा। यानी कि मैं जब पहले ही बोल रहा हूं कि आई 2/2 आपको 2 बार मिले या आई 1 बार मिले, बात एक ही है, ठीक है। और तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि फर्स्ट वाला ज़्यादा होगा या लास्ट वाला ज़्यादा होगा? तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं तो 1 प्लस आई या 1 प्लस आई 2/2 पावर 2 हो या 1 प्लस आई 4/4 रेज़ टू पावर 4 हो या 1 प्लस आई 12/12 रेज़ टू पावर 12 हो या इन जनरल 1 प्लस आई पी बाय पी रेज़ टू पावर पी हो, सब बराबर ही होंगे। इट मीन्स हमारे पास एक जनरल रिलेशनशिप क्या आ गई? हमारे पास जनरल रिलेशनशिप आ गई कि आई पी बाय पी आपको p बार मिलता है या आपको i 1 बार मिलता है। आई पी बाय पी आपको p टाइम्स मिलता है या i 1 बार मिलता है, बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है। तो इस रिलेशनशिप के बेस पे अगर मान लो मैं आपको ये कहूँ कि मुझे आई पी गिवन है, मुझे i की वैल्यू निकालनी है, तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा? 1 प्लस आई पी बाय पी रेज़ टू पावर p माइनस 1, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। जैसे मैं ये कहूँ, चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। सपोज आपको I4 गिवन हो, I4 गिवन है 16%, आपको I निकालना है। यानी कि आपको बोला गया था जी साल में 16% देंगे, बट इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके देंगे। आप जानना चाहते हो एनुअली मुझे इफेक्टिव कितना मिला, क्योंकि मैं तो जो इंटरेस्ट आएगा उसको रीइन्वेस्ट करता ही रहूँगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है? 1 प्लस I4 यानी 0.16/4 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू I, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1.04 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 दैट इज 16.98 आंसर आ रहा है। इट मीन्स कि अगर आप साल में एक ही बार इकट्ठा लेते तो आपको 16.98, यानी कि अगर आप इसको रीइन्वेस्ट करते चले जाओ तो आपका इन टोटल साल के एंड पे ये 16.98% हो जाएगा, जबकि आपको कहा कितना गया था? आपको कहा गया था 16%, ठीक है। अब इसी से अगर मैं IP को इन टर्म्स ऑफ I निकालना चाहूँ, मुझे पता है 1 प्लस आई पी बाय पी रेज़ टू पावर p 1 प्लस I है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं 1 प्लस आई रेज़ टू पावर 1 बाय पी कर देता हूँ तो आई पी बाय पी हो जाएगा 1 प्लस आई रेज़ टू पावर 1 बाय पी माइनस 1। तो आई पी क्या हो जाएगा? p इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू पावर 1 बाय पी माइनस 1, ठीक है। यानी कि आप अगर आपको i दिया हो और उससे आप आई पी निकालना चाहो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। चलिए इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये एग्जाम्पल 2 एक बार पढ़ लो।
इफ द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम कैलकुलेट I2। बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। अभी आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 12%, आपको I2 निकालना है। इट मीन्स यू आर गिवन I एज 12% और अब आपको I2 चाहिए। फॉर्मूला क्या कहता है? 2 × 1 + I रेज़ टू पावर 1/2 - 1। ठीक है, सो 1.12 रेज़ टू पावर 1/2 किया, -1 किया, मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, 11.66%। यानी कि अगर साल में आपको इकट्ठा 12% मिल रहा होता, मगर आप चाहते हैं नहीं मुझे तो हाफ ईयरली 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लेना है, तो आपको 11.66% पूरे साल में मिलेगा। और अगर आप चाहो जी हाफ ईयर में कितना मिलेगा, तो हाफ ईयरली आपको I2/2 मिल जाएगा, विच इज़ 5.83%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स जो हैं, I3 निकालना, I4 निकालना, I12 निकालना, I½ निकालना, सिंपली आपको P की वैल्यूज़ को चेंज करते जाना है। आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। कई बार ऐसा होता है, आपको जैसे I4 दे रखा है 16%, ठीक है, और आपको मैं कह दूं निकालो I6। आप बोलोगे क्या प्रॉब्लम है? I4 से I निकालना आता है और I से I6 निकालना आता है। 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है ना, I4 से मैं I निकाल लूँगा और I से मैं I6 निकाल लूँगा। ठीक है, तरीका ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बट एक शॉर्टकट इसमें हो सकता है, जैसे मुझे ये पता है 1 + I4/4 रेज़ टू पावर 4 1 + I होता है, एंड 1 + IP/P के हिसाब से 1 + I6/6 रेज़ टू पावर 6 भी 1 + I होता है। बीच वाले 1 + I को मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारे पास। अब मेरे पास I4 गिवन है, I4 गिवन है, इसके बेसिस पे आप I6 निकाल सकते हो। सिंपल मैथमेटिक्स है, इक्वेशन सॉल्व करनी है जस्ट, और कुछ नहीं है, हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल 3 है, ये अभी आप कर सकते हैं कि नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। तो इसका मतलब ये क्या दिया है? ये दिया है आपको I2 16%। नॉमिनल है, इसका मतलब IP है। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली है, इसका मतलब I2 है। अब I2 गिवन है, आपको I3 चाहिए, I4 चाहिए, I12 चाहिए, निकाल लेंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। चलिए, ये तो हो गया कि हम कभी अगर IP से I या I से IP या I की P की एक वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग P की दूसरी वैल्यू, मतलब एक तरह से IP1 के कॉरेस्पॉन्डिंग IP2 निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। ध्यान रहे, हमेशा I2 अगर लिख रहे हो, अगर आपने ये लिख दिया तो इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा, इसलिए ध्यान रहे कि जब भी आप IP लिखते हो देन P शुड बी इन ब्रैकेट्स। जो पावर में है वो ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, तभी उसका मतलब नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। नहीं तो इसका मतलब तो I का स्क्वायर हो जाता है, और I का स्क्वायर जो होता है ना, कोई टर्म नहीं है इसके अंदर, हमारे फाइनेंस के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं इसमें, टू फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू, टू फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू व्हेन IP इज गिवन। अभी तक हमने जो सीखा दैट वाज कि हम निकालते थे एक्यूमुलेटेड वैल्यू, हमें I दिया होता था। अब आते हैं टू फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू व्हेन IP इज नोन या IP इज गिवन। तो देखो हम क्या करेंगे, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं ये कहता हूँ कि मुझे 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, 5 साल के लिए इन्वेस्ट करने हैं। मैं चाहता हूँ, मुझे I4 एज 12% दिया हुआ है, मैं जानना चाहता हूँ जी मेरी एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होगी। आप सीधा ये कहोगे सर एक्यूमुलेटेड वैल्यू तो होगी 10,000 इंटू 1 + I की पावर 5, और I5 निकालने के लिए I4 गिवन है,
इससे आई निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, परफेक्ट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आंसर आ जाएगा। अगर मैं, मतलब थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, अगर मैं सीधा ही 1 प्लस आई के बदले में 1 प्लस आई 4/4 रेज़ टू पावर 4 लिख दूँ, फॉर्मूला ही रिप्लेस कर दूँ, ठीक है, 1 प्लस आई के बदले में 1 प्लस आई 4/4 रेज़ टू पावर 4 लिख दूँ, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस आई 4 इज 12% रेज़ टू पावर 20। तो सीधा मेरा आंसर 10,000 इंटू 1.03 रेज़ टू पावर 20 विच इज़ 18061। यानी जो बीच में i4 से i निकालने का झंझट था ना, वो मैंने इग्नोर कर दिया, डायरेक्टली मैंने फॉर्मूले को ही रिप्लेस कर दिया और मेरी 1 प्लस आई की जगह पर 1 प्लस आई 4/4 रेज़ टू पावर 4 लिख के डायरेक्टली मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, जैसे एक ये एग्जाम्पल पढ़ो, द कांस्टेंट नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टेबल क्वार्टरली, कांस्टेंट नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टेबल क्वार्टरली, इसका मतलब मुझे I4 दिया हुआ है 12%। कैलकुलेट द एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 9 ईयर्स, तो मेरा नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 9 हैं, और C कितना है? 20,000 है। सेम फार्मूला जो मैंने लगाया, सेम फार्मूला लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ थ्रू आउट इंटरेस्ट रेट सेम ही होगा, हो सकता है थ्रू आउट इंटरेस्ट रेट सेम ना हो और इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा हो, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? कर तो ऐसे भी सकते हैं जैसे हमने किया, ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल 5 पढ़ लेते हैं। ₹55,000 इज इन्वेस्टेड इन ए सेविंग अकाउंट, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टेबल मंथली फॉर द फर्स्ट 6 मंथ 18% है, पहले 6 महीने के लिए 18% है, ठीक है, कन्वर्टेबल मंथली है। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टेबल क्वार्टरली फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ 16% है। हाउ मच इज इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के बाद अकाउंट का बैलेंस क्या होगा? तो देखो, आपको पहले दिया हुआ है, आपने 55,000 इन्वेस्ट किए हैं, पहले 6 महीने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है कन्वर्टेबल मंथली के हिसाब से I12 एज 18%, और 6 महीने से 12 महीने के लिए आपको I कन्वर्टेबल क्वार्टरली है तो I4 एज 16% दिया हुआ है। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, 55,000 है, वैसे 1 प्लस आई पावर हाफ करना था, ठीक है, फिर इंटू 1 प्लस जो दूसरा I2 है फिर से पावर हाफ करना था, और इसके बेस पे I1 निकाल लेते हैं, इसके बेस पे I2 निकाल लेते हैं। ठीक है, या आप कहोगे जैसे मैंने किया था कि 1 प्लस I1 की जगह 1 प्लस I12/12 रेज़ टू पावर 12 कर देते हैं, यस, उससे भी कर सकते हैं। अगर इन सब की बजाय मैं आपको एक और शॉर्टकट बताऊं, ये क्या है? ये नॉमिनल इंटरेस्ट है। नॉमिनल कभी मिलता नहीं है, ये मैंने पहले बता दिया आपको, नॉमिनल कभी मिलता नहीं है। तो इस नॉमिनल के कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्टिव कितना हो जाएगा? I12/12 यानी 1.5%। नो नीड टू राइट नोटेशंस, ठीक है, इफेक्टिव 1.5% और इसका इफेक्टिव बाय 4 किया तो 4%। 0 से 6 के बीच में, 0 से 6 के बीच में कितने पीरियड्स होंगे? अब आप बोलोगे इसमें तो 6 महीने हैं, महीने नहीं काउंट करने, आपको देखना है कि अगर इंटरेस्ट रेट मंथली है तो महीने काउंट करने हैं, इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली है तो क्वार्टर्स काउंट करने हैं, इंटरेस्ट रेट हाफ ईयरली है तो हाफ ईयर्स काउंट करने हैं, इंटरेस्ट अगर पर एनम है तो ईयर्स काउंट करने हैं। जैसे 0 से 6 में मंथली इंटरेस्ट है तो इसका मतलब पीरियड्स 6 हैं, 6 से 12 में महीने 6 हैं, बट क्वार्टरली इंटरेस्ट है तो पीरियड्स 2 हैं। तो 55,000 इंटू 1 प्लस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट रेज़ टू पावर 6, क्योंकि मंथली इंटरेस्ट 6 बार लगेगा, इंटू क्वार्टरली इंटरेस्ट 2 बार लगेगा, और आपकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकल आएगी। आप बोलोगे इसमें क्या बहादुरी कर दी आपने? ठीक है, ये भी तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पहले किया था। मैं बस ना बार बार ये I4/4 I12/12 ये लिखने से बचना चाहता था, इसलिए मैंने सीधा सीधा ये किया। देखो, 2
पार्ट्स हैं सिर्फ, तो आप हो सकता है कि I4/4 लिख लो, I12/12 वाली टर्म भी फॉर्मूला भी लिख दो। पर अगर मान लो ज़्यादा होते कि पहले 3 साल तक क्वार्टरली है, फिर अगले 2 साल तक मंथली है, फिर अगले 5 साल तक ईयरली है, फिर अगले 3 साल तक हाफ ईयरली है, किस किस को चेंज करते रहोगे? तो ऐसी सिचुएशन में सिंपली क्या करना चाहिए, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एक पीरियड का निकाल के और उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड्स ले लो और 1 प्लस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1 प्लस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट रेज्ड टू पावर नंबर ऑफ पीरियड्स कर देते हैं। तो उससे भी आपका एक्यूमुलेटेड वैल्यू मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो मालूम चल गया कि एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालनी हो अगर आपको क्या गिवन है, अगर आपको नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हैं और वो चेंज हो रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 6 पढ़ लीजिए जरा। यू आर गिवन फंड एक्स जो है वो 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब आप बोलोगे इसमें पर एनम तो लिखा नहीं है। जब कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा है, कन्वर्टेबल क्वार्टरली लिखा है, पेएबल क्वार्टरली लिखा है, इसका मतलब ये नॉमिनल है। और अगर कुछ स्पेसिफाई ना हो तो हम, क्योंकि धरती के वासी हैं और धरती पे एक साल की ही बात होती है, जब भी हम क्वार्टर्स की बात करते हैं तो एक साल में ही काउंट करते हैं, मंथ की बात करते हैं तो एक साल में ही काउंट करते हैं, तो ये पर एनम का है। बट नॉर्मली पर एनम गिवन होता है क्वेश्चन में। फंड एक्स जो है वो आपको I4 = 8% पे एक्यूमुलेट हो रहा है। फंड वाई जो है I2 = 6% पे एक्यूमुलेट हो रहा है। 10 साल के बाद दोनों फंड का अमाउंट मिला के 1000 था और 5 साल के बाद फंड एक्स का अमाउंट ट्वाइस दैट इन फंड वाई था। हमें दोनों का कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ था वो पता लगाना है। चलिए मान लेते हैं जो फर्स्ट फंड है उसमें हमने x रुपीज़ लगाए। I4 = 8% मिल रहा है। इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 2% हो जाएगा। कितने साल के बाद की बात हो रही है, 10 साल के बाद की बात हो रही है। 10 साल का मतलब कितने हो गए, क्वार्टर के हिसाब से 40 पीरियड हो गए। तो इसका एक्यूमुलेटेड अमाउंट क्या आ जाएगा, 1.02 raised to power 40। ये क्लियर है। x × 1 प्लस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट रेज्ड टू पावर नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स। दूसरे फंड में मान लेते हैं y लगाया था। दूसरे का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। इसका मतलब I2 एज 6%, तो इफेक्टिव क्या हो जाएगा 3%। और 10 साल में कितने हाफ ईयर हो जाएंगे, 20 हाफ ईयर हो जाएंगे। सो y × 1.03 raised to power 20 हो गया। दोनों फंड्स का टोटल मिला के कितना हो रहा है, दिया हुआ है 10 साल के बाद 1000। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। और 5 साल के बाद अगर मैं 5 साल की बात करता तो यहाँ पर कितने क्वार्टर हो जाते, यस 20। इसमें बात करता तो कितने हाफ ईयर हो जाते, 10। और इसका अमाउंट ट्वाइस ऑफ ये दिया हुआ है। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। अब पहले वाली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में से दूसरे में से अगर मैं y की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि कैलकुलेटर हाथ में है तो उसका यूज़ करना है, मिस यूज़ नहीं करना। मिस यूज़ मतलब जैसे मान लो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता तो मैं 1.02 पावर 20 डिवाइडेड बाय 1.03 पावर 10 करता। अब इस y की वैल्यू को जब मैं यहाँ डालूंगा ना तो x × 1.02 पावर 40 प्लस x/2 × 1.02 पावर 20 अपॉन 1.03 पावर 10 इंटू 1.03 की पावर 20 इज इक्वल टू 1000। तो इसमें से जो कटते हैं उनको काट देना और बाद में सिंप्लीफाई करना। तो यहाँ पर 1.02 पावर 20 इंटू 1.03 पावर 10 और कैलकुलेटर में एक ही बार सारी वैल्यू डालनी है। एक एक करके इसको अलग से सॉल्व, इसको अलग से सॉल्व, इसको अलग से सॉल्व नहीं करके कॉपी पे लिखते नहीं रहना आपने, सीधा एक ही बार में कैलकुलेटर में सारी वैल्यू डालनी है। जो इसको सॉल्व करके आएगा फिर x इनवर्स का बटन दबाओगे तो वो रेसिप्रोकल में चला जाएगा, ठीक है। फिर रेसिप्रोकल करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी x की। जो इसका, मैं दोबारा बोलता हूँ, जो इसका आंसर सॉल्व करके आएगा कैलकुलेटर में उसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करने के लिए
कैलकुलेटर में आपके x रेज टू पावर -1 का बटन है, ठीक है, जो कि लॉग के साथ दिया हुआ है, मोड के नीचे वाला बटन। अब इस चीज़ का रेसिप्रोकल हो गया। अब रेसिप्रोकल करके जस्ट क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू 1000 कर दो, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू निकाल ली है तो x की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारी y की वैल्यू निकल आएगी। हो जाएगा x एंड y। चलिए, तो ये हो गया हमारा नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का टॉपिक।